नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था जनरल साइंस और हम उसमें पढ़ रहे थे फिजिक्स। हमने फिजिक्स को 6 से 7 भागों में डिवाइड किया था और हमने फिजिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। और उसमें हमने क्या देखे, फ्रिक्शन देख लिया, ग्रेविटेशनल देख लिया, ये सब चीज़ें जो कार्य, जो वर्क डन हो गया हमारा, पावर हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब हमने चीज़ें फिजिक्स के अंदर अभी तक डिस्कस कर ली है। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो हमारा होगा द्रव्य के गुण या मैटर की, जो मैटर होता है हमारा उसका नेचर क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये चीजें समझ आ रही है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान देंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा समझना है और उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी एक शॉर्ट नोट बना सकते हो जो कि आपको आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो इसी चीज पे आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा द्रव्य के सामान्य गुण। द्रव्य क्या है, जैसे कोई मैटर क्या है। जैसे आप देखते हो डेली लाइफ में कि हमारी आसपास हम क्या देखते हैं। डेली लाइफ में कोई भी चीज देखते हैं तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, वो भी क्या है, एक द्रव्य है या कोई एक मैटर है। प्रत्येक वस्तु क्या है, जो स्थान घेरती है, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है, द्रव्य तो है। इस पृथ्वी के ऊपर, इस नेचर पे क्या है, हर एक वस्तु, ये मार्कर भी एक द्रव्य है जो कि स्थान घेरता है, ये जगह लेता है रखने पे। इसको हम उठा सकते हैं, काम में ले सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब क्या है, द्रव्य। तो हमारे मैटर है, ये हमारी डेली लाइफ में हम जो भी चीज देख रहे हैं, फोन है या ये बोर्ड है, बुक है, कुछ भी है, जैसे फोन है, ये माइक है, लाइट है, पंखा है, कुछ भी, एवरीथिंग जो भी है, जो कि लकड़ी है, हवा है, वायु है, एयर है, कुछ भी चीज है, हर चीज क्या है, द्रव्य है। तो उसके क्या गुण होते हैं और इसको कितने भागों में बांट रखा है। तो हमने इसको जर्नली कितने भागों में बांट रखा है। फिर पहले हमने क्या कर रखा है, इसको ठोस कर रखा है जिसको हम सॉलिड बोलते हैं। तीसरा हमने इसको किस में कर रखा है, द्रव के अंदर कर रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको लिक्विड बोलते हैं। और चौथा हमने क्या कर रखा है, गैस के अंदर, जिसको हम गैसी बोलते हैं। इन 3 भागों में हमने मोस्टली तो 3 मेन भागों में इसको हमने बांट रखा है। तो कोई ना कोई चीज हम डेली लाइफ में क्या किस फॉर्म में देखेंगे, या कोई ठोस देखेंगे, या लिक्विड फॉर्म में देखेंगे, या उसको गैस की फॉर्म में देखेंगे। तो और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसके अंदर वैसे तो इसके 5 होते हैं द्रव्य के गुण, पर हम क्या है, ज्यादातर 3 को ही डिस्कस करते हैं और इन्हीं को ही पढ़ते हैं और हमारे डेली लाइफ में इन्हीं से यूज पड़ता है। चौथा, अगर आपको अपने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पे से नॉलेज के लिए लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। चौथा क्या है, प्लाज्मा है। चौथा कौन सा है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा है। और 5वां आप क्या लिख सकते हो, जो आपने बहुत सारे कैंडिडेट ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। 5वां, ये नई खोज हुई है, ये नया गुण है, इसको क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन संघनी, क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन संघनी, मतलब बोस आइंस्टीन का कंडेंसेट, ये इसका 5वां गुण है। हम क्या है, इन 3 को जरा डिस्कस करेंगे और हमारे एग्जाम में मोस्टली यही पूछे जाते हैं। अब क्या है, कोई वस्तु होती है, कोई द्रव्य होता है, कोई मेटल होता है, उसमें क्या होता है, हमारे उसको हम दबा देते हैं ऐसे, कोई भारी एक बल लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, उसको दबाते हैं, तो क्या है, वो ऐसे दब जाती है, फिर बल हटाते हैं, वापस अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। जैसे प्लास्टिक का बोतल है, उसको हम ऐसे कंप्रेस करेंगे, भारी एक बल लगाएंगे, तो वो क्या, एक बार तो दबेगी, फिर जैसे हम हटाएंगे वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी। ये क्या है, मार्कर है। मैं इसको दबाऊंगा तो ये नहीं पिच कर रहा है, ये अपनी उसी स्थिति में, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं बोर्ड को दबाऊंगा, बल लगाऊंगा, कोई इसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं कोई रबड़ की चीज लेके आऊंगा, रबड़ वाली चीज है, उसको मैं ऐसे कंप्रेस करूंगा, भारी फोर्स लगेगा तो कंप्रेस हो जाएगा, जैसे मैं छोड़ूंगा वो वापस अपनी उसी स्थिति में आ जाएगी।
तो ये चीज है मेन क्या है, प्रत्यास्थता। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। सबसे पहले हम आज का टॉपिक है हमारा प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। इसकी आप हेडिंग डालो, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी क्या कहते हैं। द्रव्य की हेडिंग लिखना है तो लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहते हो, प्रत्येक वह वस्तु जो शतान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, प्रत्येक वह वस्तु जो शतान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य या मैटर कहते हैं। तो डेली लाइफ में ऐसी क्या चीजें, लकड़ी है, हवा है, पानी है, पत्थर है, पहाड़ है, कुछ भी है, पेन है, मार्कर है, कुछ भी चीज आप अपने एग्जाम्पल से लिख सकते हो। फिर हमने उसके 5 प्रकार देख लिए, द्रव्य, ठोस और उसका जैसे द्रव और गैस, उसके बाद प्लाज्मा, और नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था उसमें बोस-आइंस्टीन संघनी। ये हमने इसके 5 प्रकार देखे। अब हम इसका जो मेन टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेन फोकस रहेगा प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी पे ही हमारा मेन रहेगा। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी क्या होगा, इलास्टिसिटी ना, ये हमारा आज मेन टॉपिक रहेगा। अब इलास्टिसिटी मैंने आपको बताया था, इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कुछ भी चीज है, हम उसको कंप्रेस करेंगे, एक भारी फोर्स लगाएंगे, लगाने पे क्या होगा, उसकी स्थिति में या उसके आकार में या उसके आयतन में या उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, उसकी बनावट में चेंज आ जाएगा। तो जैसे ही मैं उसको भारी बल हटाऊंगा, वो हमने फोर्स लगाया था, जिस चीज से हमने उसको कंप्रेस किया था, वो जैसे ही हटाएंगे वो थोड़ी देर बाद में अपनी वापस उसी पहले वाली स्थिति में आ जाएगी। तो वो क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। आप लिख सकते हो इसका वो परिभाषा, जब किसी वस्तु पर लिखो, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर भारी बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई मतलब लेंथ, आयतन वॉल्यूम हो गया, उसका क्षेत्रफल, उसकी आकृति तथा आकृति में कुछ परिवर्तन होता है, या हो जाता है, जब यह बल हटाया जाता है, तो वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, प्रारंभिक पहले वाली स्थिति में आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी कहते हैं। और जो भारी बल लगते हैं उसे क्या कहते हैं, विरूपक बल, या क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। उस बाहरी बल को विरूपक बल इंग्लिश में बोले तो डिफॉर्मिंग है ना, विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं।
अब आप इसको सही समझो, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हम भारी बल लगाएंगे तो उसकी लंबाई, आयतन और आकृति में कुछ क्या परिवर्तन हो जाएगा। जब परिवर्तन होगा और बल को हटाएंगे तो वापस अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहलाएगी। और जो वो भारी फोर्स लग रहा है, उस पर लगाया जा रहा है भारी फोर्स, जो भारी बल लग रहा है वो क्या है, हमारा विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये तो थी मेन चीज। यहां से हमारी एक तरह से क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद क्या होता है कि ये कुछ ही चीजों में, कुछ ही ऑब्जेक्ट या कुछ ही वस्तु में ये चीज पाई जाती है, हर किसी के अंदर नहीं होता है। अगर आपसे पूछे रबर और लोहे की छड़ है, अगर कोई लोहे की, आयरन की छड़ है, लोहे की, रबर, उसमें ज्यादा इलास्टिसिटी किस में है, तो आपके मन में क्या आएगा, हम डेली लाइफ से रिलेट करेंगे तो हमारे मन में क्या आता है कि रबड़ में इलास्टिसिटी ज्यादा है, वो कंप्रेस भी हो गया, छोटा तो वापस उसी पोजीशन में आ गया। डेली लाइफ में तो यही होता है कि रबड़ इलास्टिक ज्यादा होगी, प्रत्यास्थता ज्यादा होगी। बट ध्यान से सुनना, अगर फिजिक्स से कंपेयर करेंगे हम तो रबर में इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता ज्यादा नहीं है, आयरन या लोहे की छड़ में इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता ज्यादा है। फिजिक्स के अंदर क्या होता है, जो वस्तु, जो भारी फोर्स लग रहा है, डिफॉर्मिंग बल लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, उसका रेजिस्टेंस मतलब उसका अपोज कितना कर रही है, उसका मतलब विरोध जो ज्यादा करेगी जो वस्तु अपनी आकृति को चेंज होने में, अपनी इलास्टिसिटी में आने से जो ज्यादा विरोध करेगी, उसमें ही इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। मतलब जो वस्तु ज्यादा अपोज करेगी, जो ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएगी, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करेगी अपनी आकृति चेंज होने में, डिफॉर्मिंग फोर्स को लेने में, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसमें ही इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे रबर या लोहे की छड़ में ज्यादा इलास्टिसिटी किसमें होगी, तो आप बताओगे कि ये लोहे की छड़ में होगी, क्योंकि फिजिक्स को आपको ध्यान में रख के चलना है, ना कि डेली लाइफ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो आपसे पूछे कोई डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये था क्या, डिफॉर्मिंग बल। अगर कोई पूछे डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, या विरूपक क्या होता है, या विरूपण क्या होता है, विरूपण क्या होता है, विरूपण, तो ये आप क्या बताओगे, जब किसी वस्तु की आकृति में उसकी आकृति का आकार बदल जाता है तो हम कहते हैं कि वस्तु की विकृति या थोड़ा विरूपित हो गई। इस प्रक्रिया को विरूपण या डिफॉर्मेशन कहते हैं। जब वस्तु की क्या होगी, जब वस्तु की आकृति या आकार बदल जाता है, आकृति या आकार बदल जाता है, मतलब उसका डिफॉर्मेशन हो गया, वो चेंज हो गई, ठीक है, एक भारी फोर्स लगने के कारण, उसको हम क्या बोलेंगे, विरूपक, या उसका विरूपण हो गया, उसका डिफॉर्मेशन हो गया। जब वस्तु की आकृति आकार बदल जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन या विरूपण बोलते हैं। अब इलास्टिसिटी की लिमिट भी है कुछ, कि आपको कितना फोर्स लगाना है भाई, तो क्या बोल है, इलास्टिसिटी की लिमिट या प्रत्यास्थता की सीमा। आपसे कोई पूछे इलास्टिसिटी की कितनी है, वो लिमिट क्या है, या प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, तो प्रत्यास्थ, आपको पता है कि हर चीज की एक लिमिट होती है। हम डेली लाइफ में क्या रिलेट करते हैं, किसी के साथ मजाक करते हैं तो वो भी जब मजाक फ्रेंड सर्किल में क्या होता है, ओवर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो सामने वाला क्या बोलता है, भाई लिमिट में रह के बात कर, एक लिमिट तक बात होती है, एक लिमिट में मजाक होती है, अब ज्यादा हो रहा है, अब यहां ही रुक जा। तो वो बात भी फिजिक्स के या इलास्टिसिटी पे भी लागू होती है, इसकी भी एक इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट होती है। आप एक क्या बोलते हो, एक लिमिट तक आप उस पर फोर्स लगा सकते हो, विरूपक बल लगा सकते हो, डिफॉर्मेशन फोर्स लगा सकते हो, तब तक उसमें इलास्टिसिटी कायम रहेगी। कई बार क्या करते हैं, हम एक बोतल लेते हैं, उसको ऐसे पिचकाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो छोड़ते हैं, वापस अपनी स्थिति में आ जाती है, पुनः वाला अपना रूप ले लेती है। जैसे हम कई बार ज्यादा उसको बल लगा देते हैं, ज्यादा उसको पिचका देते हैं, तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ नहीं पाती, तो वो क्या करती है, अपनी इलास्टिसिटी को खो देती है। उसकी क्या होगी, उसकी प्रत्यास्थता खत्म होगी भैया, तुमने उसको ज्यादा उस पर फोर्स लगा दिया, उसकी लिमिट ओवर क्रॉस कर दी, तो क्या होता है, इसी चीज के अंदर विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा, जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वो सीमा जिसे
कम बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण बना रहे। मतलब विरूपक बल की या विरूपक बल की या डिफॉर्मेशन विरूपण बल की या विरूपक बल की जो हमारा है उसकी विरूपक बल की वह सीमा या वह लिमिट या वह बल विरूपक बल की वह सीमा जिसे पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण बना रहे, प्रत्यास्थता का या इलास्टिसिटी का करेक्टर बना रहे, गुण बना रहे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इलास्टिसिटी की लिमिट कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। तो हमने क्या ये चीज देख ली इलास्टिसिटी की सीमा कि इतना ही फोर्स लगाओ जहां तक उसमें इलास्टिसिटी का गुण बना रहे हो, ज्यादा लगा दी तो वो गुण खत्म हो जाएगा, वो वापस अपनी स्थिति में नहीं आ पाएगी। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, विकृति तथा प्रतिबल। आपसे पूछे स्ट्रेन एंड स्ट्रेस क्या होता है, विकृति तथा प्रतिबल जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस क्या होता है। अब हम किसी वस्तु पे क्या करेंगे, उस पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई में भी परिवर्तन हो रहा है ना, तो उस लंबाई को परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, विकृति। लंबाई में परिवर्तन क्या है, विकृति है। और उस पे जो फोर्स लग रहा है, क्षेत्रफल पर जो फोर्स लग रहा है, उसके क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है, क्षेत्रफल पर जो बल लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल पर जो बल लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। यहां तक आपने देख लिया होगा, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन नोट कर ली, समझ में आ गई आपके क्या होता है। जो बल लग रहा है वो डिफॉर्मेशन फोर्स है। डिफॉर्मेशन क्या होता है, जब किसी वस्तु को, या विरूपण क्या होता है, उसकी आकृति आकार में चेंज हो गया, वो विरूपण है। आपसे पूछे इलास्टिसिटी की लिमिट क्या है, हर चीज की एक लिमिट होती है, जब तक उसका आकार उसका गुण बना रहे, वो आकार बदलने में सक्षम है, वो तब तक क्या इलास्टिसिटी है। फिर उसके बाद क्या होगा, विकृति या प्रतिबल क्या होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन या स्ट्रेस। कि लंबाई में परिवर्तन हो गया उस वस्तु की तो विकृति है, और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया तो वो स्ट्रेस है या प्रतिबल है। ठीक है। अब लोग आपसे पूछे इनका रिलेशन क्या है, तो इनका रिलेशन भैया सीधा सा है, एक सिंपल सा फंडा है इसके रिलेशन का। प्रतिबल और विकृति है वो क्या है, का अनुपात ही प्रत्यास्थता का यंग मापन कहलाता है। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, एक दूसरे के ये समानुपाती ही रहते हैं। प्रतिबल प्लस विकृति एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। जो विकृति उत्पन्न हो रही है, जो मतलब प्रतिबल, ये मतलब स्ट्रेस, हम बल लगा रहे हैं तभी तो उसकी आकृति में चेंज आ रहा है ना। प्रतिबल क्या है, बल ही तो है हमारा, विरूपण फोर्स ही तो है, हम जो लगा रहे हैं उसके एरिया पे, इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं किसी बोर्ड किसी चीज पे, तो भी तो उसकी लंबाई आकृति परिवर्तन हो रही है, वो ही तो विकृति है। तो प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल आपसे से रिलेशन पूछे, प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल प्रोपोर्शनल है किसके, विकृति के, प्रतिबल प्रोपोर्शनल है किसी विकृति के। ठीक है, तभी तो विकृति है, प्रतिबल उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये तो क्या है, या यही क्या है भैया, किसका, हुक का नियम है। ये तो क्या है, हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ, आपसे कोई पूछे हुक्स लॉ क्या है, तो यही तो हुक्स लॉ है या हुक का नियम है। हुक का नियम है कि क्या है, हुक का नियम, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु के उत्पन्न विकृति पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर रह के आपको प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु पर लगाया गया बल, वो उसी वस्तु पे लगाया गया बल क्या है, वो क्या है, प्रतिबल प्रोपोर्शनल है विकृति की। मतलब जो उसकी आकृति में चेंज हो रहा है वो प्रतिबल प्रोपोर्शनल है। तो बल आपको किसमें लगाना है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर रह के लगाना है। ये हुक का नियम है, ये याद रखना। हुक का नियम आपसे पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है, ऐसा डायरेक्ट पूछा जाता है कि
हुक का नियम किससे संबंधित है, उसमें एक दिया हुआ प्रत्यास्थता से संबंधित है, एक पूछा हुआ करंट से संबंधित है, एक पूछेगा रेजिस्टेंस से संबंधित है, एक पूछेगा कि केमिकल रासायनिक से संबंधित है। आपको बताना है कि हुक का नियम किससे इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, आज से क्लासेस स्टार्ट कर पीछे वाले क्लास में देखें, हैंड रिटन नोट्स बनाए और अपना नोट्स बनाओगे तो एग्जाम में याद रहेगा अच्छे से अच्छा। तो हुक लॉ याद रखना, उसका नियम कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। ये था हमारे आज का, अगर बात की जाए इस इलास्टिसिटी के अंदर मेन इंपॉर्टेंट। वैसे तो इसके अंदर एक ये भी तो आता है, यंग गुणांक आता है, एक क्या आता है, प्रवासों का अनुपात आता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल नहीं है, इतने हमारे एग्जाम में नहीं आती है। ज्यादातर हमारा 11th 10th वाले स्टूडेंट है, 12th वाले स्टूडेंट है, उनके यहाँ हुक के लॉ तक ही आता है और इन्हीं के एग्जाम में पहुंच जाता है। तो इलास्टिसिटी आप जरूर ध्यान रखने, और ये भी ध्यान रखना रबड़ और आयरन में ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है, आयरन की होती है, क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक खत्म हुआ। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर, द्रव्य के सामान्य गुण के अंदर। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें, क्लास को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, भाई दोस्तों के साथ, जो भी इसके काम की है, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 9th 10th 12th 11th वाला, स्कूल कॉलेज कोचिंग वाला, जो भी किसी तरह की प्रिपरेशन कर रहा है, सबके लिए हम बिल्कुल बेसिक जीरो से पढ़ रहे हैं। और हमारे एग्जाम से संबंधित, आपको एजुकेशन से संबंधित जॉब अपडेट, आपको जो भी पाना चाहते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है भविष्य एजुकेशन, उससे आप जुड़े। वहाँ हर तरह की आपको लेटेस्ट न्यूज मिलेगी, और इसी तरह की लेटेस्ट क्लास, लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल वाली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।